नमस्कार। आज हम थाईलैंड के रात के नज़ारों की एक खास झलक देखने वाले हैं। जी। हमारे पास है विकास सिंह, जो ट्रिप मेकर हॉलिडेज से हैं। उनका लिखा है एक यात्रा वृत्तांत, और ये थाईलैंड के उस पहलू पर रोशनी डालता है जिसके बारे में खूब बातें होती हैं। हाँ, थाईलैंड मतलब बीच, मंदिर, शॉपिंग, ये सब तो है ही। बिल्कुल। लेकिन ये वृत्तांत कहता है कि सूरज ढलने के बाद भी वहाँ एक अलग ही वाइब्रेंट दुनिया जाग उठती है। अच्छा। तो इस चर्चा में हमारा फोकस खास तौर पर दो शहरों पर रहेगा, पटाया और बैंकॉक। विकास सिंह का ब्लॉग यही बताता है कि रात होते ही ये शहर कैसे बिल्कुल बदल जाते हैं। एक अलग रंगत आ जाती होगी। हाँ, हम देखेंगे कि इन शहरों में रात में घूमने फिरने के मेन स्पॉट्स कौन से हैं। जी। जैसे पटाया के वॉकिंग स्ट्रीट है, या फिर बैंकॉक में सोए काउबॉय, नाना प्लाजा। जी। और सिर्फ रात ही नहीं, दिन में शॉपिंग के लिए प्रतुनम मार्केट, एमबीके मॉल, इन जगहों का भी जिक्र है। अच्छा, शॉपिंग भी कवर की है। हाँ, और फिर थोड़ी प्रैक्टिकल बातें भी, जैसे एयरपोर्ट कौन से हैं, करेंसी क्या है, इंडिया से फ्लाइट्स कैसी हैं, और एक टूर पैकेज का भी जिक्र है इसमें। ठीक है। तो चलिए इस वृत्तांत को थोड़ा और खोलते हैं और समझते हैं कि थाईलैंड की नाइट लाइफ में ऐसा क्या है, कम से कम जैसा विकास सिंह ने देखा, जो दुनिया भर से लोगों को खींचता है। जरूर। शुरू कहाँ से करें? पटाया? हाँ, पटाया से शुरू करते हैं। विकास सिंह लिखते हैं कि बैंकॉक से बस कुछ घंटे की ड्राइव, और पटाया अपनी जबरदस्त नाइट लाइफ के लिए दुनिया भर में फेमस है। उन्होंने तो इसे सीधे सीधे नाइट लाइफ का दिल कह दिया है। ये तो काफी बड़ा स्टेटमेंट है ना, खासकर जब बैंकॉक भी है। बिल्कुल, ये तो बड़ी बात कह दी। क्या वो बताते हैं क्यों? ऐसा क्या खास है पटाया में? हाँ, वो बताते हैं। उनके हिसाब से सबसे हॉटस्पॉट है वॉकिंग स्ट्रीट। करीब 1 किलोमीटर लंबी सड़क है और पूरी भरी पड़ी है गोगो बार, क्लब, डिस्को, लाइव म्यूजिक वेन्यू से। अच्छा, सब एक ही जगह। हाँ, गो बार वो जगह जहां स्टेज पर डांसर्स परफॉर्म करते हैं। लेखक का कहना है कि यहाँ की एनर्जी, जो माहौल है, वो बेमिसाल है, और पटाया जाकर ये नहीं देखा तो कुछ नहीं देखा। ये दिलचस्प है। एक ही सड़क पर इतनी सारी चीजें, शायद इसीलिए वो इसे दिल कह रहे होंगे, एक तरह का सेंटर पॉइंट। हो सकता है। क्योंकि पर्यटकों के लिए आसान हो जाता है ना, एक ही जगह जाओ और वहां बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं। ये वन स्टॉप शॉप जैसा अनुभव। सही कहा। और सिर्फ वॉकिंग स्ट्रीट ही नहीं, उन्होंने पटाया की बीच रोड और सोई 6 का भी जिक्र किया है। वो भी नाइट लाइफ के लिए पॉपुलर है। अच्छा, और क्या है वहां? वहाँ थीम्ड बार हैं, पूल क्लब हैं, अलग अलग तरह के एंटरटेनमेंट शोज की बात लिखी है। तो थोड़ी वैरायटी भी है। तो सिर्फ गोगो बार नहीं, और भी चीजें हैं। हाँ, और दिन के लिए वो कहते हैं पटाया सिर्फ रात के लिए नहीं है। दिन में शॉपिंग, घूमने फिरने के भी अच्छे मौके हैं। जी। और एक छोटी सी बात जो उन्होंने नोट की है, वो है लगभग हर कोने पर 7-Eleven स्टोर का होना। हाँ, ये बात छोटी लग सकती है, पर होती बड़ी काम की है। क्यों? अरे, बाहर घूमने जाओ तो पानी, स्नैक्स या कोई छोटी मोटी जरूरत की चीज 7-Eleven दिख जाए तो एक राहत मिलती है ना, खासकर जब आप नई जगह पर हो। ये दिखाता है कि बेसिक सुविधाएं कितनी आसानी से उपलब्ध है। बिल्कुल। अच्छा, अब पटाया से चलते हैं थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक। विकास सिंह बैंकॉक को कहते हैं कभी न सोने वाला शहर। ये टैगलाइन तो सुनी है। हाँ, यहाँ का जिक्र आते ही स्काई बार, शानदार रूफटॉप लाउंज, बड़े शॉपिंग मॉल्स, एंटरटेनमेंट डिस्ट्रिक्ट्स, इन सब की बात होती है। लेखक के मुताबिक यहाँ ग्लैमर और एक्साइटमेंट का एक अलग ही मिक्स है। जी। अब बैंकॉक की नाइट लाइफ में सोए काउबॉय का नाम काफी आता है। हाँ? नियॉन लाइट्स में नहाई हुई एक छोटी सी गली। कहानी यह है कि इसका नाम एक अमेरिकन पर पड़ा जो काउबॉय हैट पहनता था, और उसने वहां पहला बार खोला था। अब ये जगह लेखक के हिसाब से गोगो बार और लाइव एंटरटेनमेंट से भरी रहती है। और ये उन टूरिस्ट को खींचती है जो बैंकॉक की थोड़ी बोल्ड साइड देखना चाहते हैं। जी, समझ गई। इसी तरह नाना प्लाजा का भी जिक्र है। लेखक ने तो इसे दुनिया का सबसे बड़ा एडल्ट प्लेग्राउंड कहा है। ओहो, ये तो और भी सनसनीखेज है। हाँ, ये सुखुमवित रोड के पास एक पूरा कॉम्प्लेक्स है। कई गोगो बार, थीम्ड क्लब्स, शोज, सब एक जगह। विकास सिंह लिखते हैं कि जो बैंकॉक का वाइल्ड साइड देखना चाहें वो यहाँ जाते हैं। लेखक इन जगहों पर काफी जोर दे रहे हैं। हाँ, ये बात तो है। लेखक सोई काउबॉय और नाना प्लाजा को काफी हाईलाइट कर रहे हैं, और थोड़े चटकारेदार शब्दों का इस्तेमाल भी। पर यहाँ ये समझना जरूरी है, और शायद स्रोत भी यही इशारा कर रहा है, कि ये बैंकॉक की बहुत बड़ी और अलग-अलग तरह की नाइट लाइफ का सिर्फ एक खास हिस्सा है। बिल्कुल। हो सकता है लेखक इन्हें इसलिए उभार रहे हों क्योंकि ये अक्सर टूरिस्ट के बीच चर्चा में रहते हैं, या एक खास किस्म का रोमांच ढूंढने वालों को पसंद आते हैं।
हमारा काम तो बस ये बताना है कि स्रोत में क्या लिखा है और कैसे लिखा है। सही कहा। और अच्छी बात यह है कि लेखक बैंकॉक के दूसरे पहलू भी बताते हैं। अच्छा, जैसे? सिर्फ यही नहीं, बल्कि शानदार सोफिस्टिकेटेड अनुभवों की भी बात है, जैसे लेबुआ स्टेट टावर का स्काई बार या बैनियन ट्री होटल की छत पर बना वर्टिगो रूफटॉप बार। हाँ, वो तो बहुत फेमस है। हैंगओवर मूवी में भी था शायद, लेबुआ वाला। हाँ, शायद। तो यहाँ से शहर का नज़ारा बहुत बढ़िया होता है और माहौल बिल्कुल अलग, ज्यादा शांत, ज्यादा ग्लैमरस। जी, तो मतलब हर तरह के लोगों के लिए कुछ ना कुछ है। बिल्कुल। और जिन्हें डांस और म्यूजिक पसंद है, हाँ। उनके लिए इंसैनिटी, लेवल्स, ओनिक्स जैसे बड़े नाइट क्लब्स का नाम लिया है। कहते हैं सुबह तक पार्टी चलती है वहाँ। तो ये दिखाता है कि बैंकॉक में वैरायटी बहुत है, पटाया से ज्यादा। हाँ, ऐसा लगता है। मतलब पटाया की नाइट लाइफ, जैसा लेखक ने बताया, वो शायद एक खास तरह के एंटरटेनमेंट पे ज्यादा फोकस करती है, पर बैंकॉक में आपको सोई काउबॉय जैसे इलाके भी मिलेंगे और दूसरी तरफ बहुत महंगे शानदार रूफटॉप बार्स भी और बड़े मॉडर्न क्लब्स भी। ये रेंज ही शायद बैंकॉक की खासियत है। अलग अलग बजट, अलग अलग पसंद के लोग, सबके लिए कुछ ना कुछ। लेखक ने ये पूरा स्पेक्ट्रम दिखाने की कोशिश की है। अच्छा, नाइट लाइफ से हटकर अब दिन की बात करते हैं, खासकर शॉपिंग। जी। विकास सिंह लिखते हैं कि बैंकॉक खरीदारों के लिए भी जन्नत है। उन्होंने प्रतुनम मार्केट का खास जिक्र किया है। कहते हैं शहर का सबसे बिजी थोक फैशन मार्केट है। हाँ, प्रतुनम तो बहुत सुना है, कपड़े, एक्सेसरीज। हाँ, और सब बहुत सस्ते दामों पर, सुवनीर्स वगैरह भी। मतलब बार्गेनिंग वाली जगह। हाँ, बिल्कुल। और जिन्हें ये भीड़भाड़, मोलभाव वाला माहौल नहीं पसंद, उनके लिए एमबी के मॉल महबून क्रॉन्ग का जिक्र है। अच्छा, ये मॉल कैसा है? और लेखक बताते हैं कि ये 8 मंजिला मॉल है। इसमें लोकल दुकानें भी हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स, फैशन, फूड कोर्ट, सब कुछ। मतलब एयर कंडीशनिंग में आराम से घूमने और शॉपिंग करने वालों के लिए। ठीक है, तो दोनों तरह के ऑप्शन हैं, ट्रेडिशनल मार्केट भी, मॉडर्न मॉल भी। हाँ, और यहाँ भी पटाया की तरह 7-Eleven स्टोर्स का जिक्र है, हर जगह 24 घंटे खुले। फिर वही बात, सुविधा। ये दिन और रात की एक्टिविटीज का बैलेंस अच्छा है। प्रथनम जैसे बाजार सिर्फ शॉपिंग के लिए नहीं होते, वहाँ लोकल लाइफ देखने को मिलती है ना? हाँ। वो गहमागमी, वो माहौल। हाँ, वो भी एक अनुभव है। बिल्कुल। और एमबी के मॉल आपको मॉडर्न शहर का फील देता है, और 7-Eleven की मौजूद भी बताती है कि टूरिस्ट्स के लिए बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर कितना अच्छा है। सही। अच्छा, अब थोड़ी प्रैक्टिकल जानकारी पर आते हैं जो विकास सिंह ने दी है। ये उन लोगों के काम आएगी जो थाईलैंड जाने का प्लान कर रहे हैं। जी, ये जरूरी है। सबसे पहले एयरपोर्ट्स। बैंकॉक में 2 मेन इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। एक तो सुवर्ण भूमि एयरपोर्ट, बीकेके, ये मेन इंटरनेशनल गेटवे है। ज्यादातर बड़ी एयरलाइनें यहीं आती हैं, शहर से करीब 30 किलोमीटर दूर। बीकेके। दूसरा है डॉन मोइंग इंटरनेशनल एयरपोर्ट, डीएमके। ये काफी पुराना एयरपोर्ट है और अब ज्यादातर बजट एयरलाइनों का हब है, जैसे एयर एशिया या घरेलू उड़ानें। अच्छा, तो 2 हैं। ये जानना क्यों जरूरी है? अरे जरूरी है। हाँ, ये इसलिए जरूरी है क्योंकि आपकी फ्लाइट कहाँ आ रही है, इससे आपके आगे के ट्रैवल प्लान पर असर पड़ता है। दोनों एयरपोर्ट शहर में अलग-अलग जगह हैं। उनसे शहर जाने के साधन, किराया, समय सब अलग हो सकता है। और अगर कनेक्टिंग फ्लाइट है तो और भी जरूरी। पता चला एक फ्लाइट बीके की आई और दूसरी डीएमके से है, तो बीच में भागदौड़ हो जाएगी। बजट एयरलाइन से जा रहे हैं तो ज्यादा चांस है कि डीएमके पर उतरें। तो ये जानकारी प्लानिंग के लिए बहुत अहम है। बिल्कुल। अब इंडिया से कनेक्टिविटी, लेखक क्या बताते हैं? हाँ, ये भी अहम है। उनके मुताबिक इंडिया से बैंकॉक पहुंचना काफी आसान है। लखनऊ से सीधी उड़ानें बैंकॉक एलकेओ टू बीकेके करीब 3 घंटे 50 मिनट लगते हैं। इंडिगो, एयर इंडिया एक्सप्रेस जैसी एयरलाइनें चलाती हैं। अच्छा, लखनऊ से भी डायरेक्ट, बढ़िया है। हाँ, और दिल्ली से तो रोजाना नॉनस्टॉप फ्लाइट्स हैं, डीएल टू बीकेके डीएमके, करीब 4 घंटे लगते हैं। थाई एयरवेज, एयर इंडिया, इंडिगो, स्पाइस जेट, कई ऑप्शन हैं। दिल्ली से तो होनी ही थी। और मुंबई, कोलकाता, चेन्नई जैसे शहरों से भी सीधी उड़ानें। ये तो बहुत अच्छी बात है। मतलब इंडिया के कई बड़े शहरों से सीधी कनेक्टिविटी है। इससे थाईलैंड जाना बहुत आसान हो जाता है और यात्रा का समय भी कम लगता है। सही। अब करेंसी की बात। थाईलैंड की करेंसी है थाई बात, चाय बात। लेखक बताते हैं कि ये हर जगह चलती है, बड़े मॉल से लेकर स्ट्रीट मार्केट तक। पैसे एक्सचेंज करने के काउंटर एयरपोर्ट, मॉल, बैंकों में आसानी से मिल जाते हैं। एटीएम भी बहुत है। लेकिन लेखक एक सलाह देते हैं, थोड़ी लोकल कैश हमेशा साथ रखें। क्यों? हाँ, ये सलाह बिल्कुल सही है। देखिए,
बड़े शहरों में, होटल्स में, मॉल्स में तो कार्ड चल जाएगा, लेकिन थाईलैंड में, खासकर लोकल मार्केट में, छोटी दुकानों पर, स्ट्रीट फूड खाते समय या टुक-टुक वगैरह के लिए, हाँ, टुक-टुक। वहाँ कैश ही चलता है ज्यादातर। कई छोटे वेंडर डिजिटल पेमेंट लेते ही नहीं, तो थोड़ी कैश पास में रखने से बहुत आसानी रहती है। मोल भाव भी कर सकते हैं थोड़ा बहुत। बिल्कुल प्रैक्टिकल सलाह है ये। जी। अच्छा, आखिर में विकास सिंह अपने ब्लॉग में ट्रिप मेकर हॉलिडेज के एक खास पैकेज का भी जिक्र करते हैं। लैंडिंग पैकेज है, कीमत 14,999 रुपए प्रति व्यक्ति से शुरू। ये लैंडिंग पैकेज क्या होता है? लैंडिंग पैकेज का मतलब होता है कि इसमें आमतौर पर आपकी डेस्टिनेशन पर पहुंचने के बाद की चीजें शामिल होती हैं, जैसे एयरपोर्ट से पिकअप, होटल में रुकना, कुछ लोकल टूर या एक्टिविटीज। इसमें इंटरनेशनल फ्लाइट का टिकट शामिल नहीं होता। अच्छा, मतलब जमीन पर उतरने के बाद का इंतजाम। हाँ बिल्कुल, ये उन लोगों के लिए अच्छा होता है जो अपनी फ्लाइट खुद बुक करना चाहते हैं पर बाकी चीजें एक साथ पैकेज में लेना चाहते हैं। समझ गया। तो इस पैकेज में क्या क्या है? लेखक बताते हैं, होटल, एयरपोर्ट ट्रांसफर, पटाया में कोरल आइलैंड की ट्रिप, सिटी टूर और एक याट पार्टी भी। अरे वाह, याट पार्टी भी? हाँ, इसे एक ऑल इन वन जमीनी पैकेज की तरह बताया गया है। तो ये पैकेज उन लोगों को जरूर पसंद आएगा जो पहली बार जा रहे हैं या जिन्हें ज्यादा प्लानिंग नहीं करनी। एक फिक्स कीमत में होटल, घूमना फिरना, कुछ खास एक्टिविटीज सब मिल जाता है। कोरल आइलैंड, याट पार्टी जैसी चीजें इसे और आकर्षक बनाती हैं। ये दिखाता है कि ट्रैवल कंपनियां कैसे अलग-अलग अनुभवों को मिलाकर पैकेज बनाती हैं। तो कुल मिलाकर हमने विकास सिंह के इस यात्रा वृत्तांत के जरिए पटाया और बैंकॉक की नाइट लाइफ, शॉपिंग और यात्रा से जुड़ी जरूरी बातों को समझा। जी। पटाया की वॉकिंग स्ट्रीट की वो एनर्जी, बैंकॉक के अलग-अलग रंग, चाहे वो सोई काउबॉय हो या शानदार रूफटॉप बार, प्रतनम मार्केट की रौनक और एमबी के मॉल की सुविधा, और साथ में इंडिया से आसान पहुंच और करेंसी की सहूलियत। हाँ, ये सब मिलकर थाईलैंड की एक तस्वीर बनाते हैं, जैसा लेखक ने अनुभव किया। जैसा वो कहते हैं, ये सिर्फ घूमना नहीं, एक पूरा अनुभव है। बिल्कुल, ये चर्चा यही दिखाती है कि थाईलैंड, खासकर ये दो शहर, कैसे अलग-अलग चीजों का एक दिलचस्प मिश्रण पेश करते हैं। रात का रोमांच भी है, दिन में करने को भी बहुत कुछ है और यात्रा करना भी आसान है। लेखक के वर्णन से लगता है कि यहाँ नियॉन लाइट की चमक भी है, लोकल कल्चर का टच भी और मॉडर्न सुविधाएं भी। यही मिक्स शायद दुनिया भर से इतने अलग-अलग तरह के लोगों को खींचता है, जैसा इस स्रोत से पता चलता है। इस पूरी बातचीत के बाद मेरे मन में एक सवाल आ रहा है। पूछिए। क्या थाईलैंड का जो आकर्षण है, जैसा अक्सर ऐसे ब्लॉग्स में दिखता है, क्या वो मुख्य रूप से बस नाइट लाइफ की चकाचौंध, शॉपिंग के मौके और आसान टूर पैकेजों तक ही सीमित है, या फिर इन सब चीज़ों के नीचे कोई गहरा सांस्कृतिक पहलू भी है जिसे शायद हम यात्री अपनी भागदौड़ में देख नहीं पाते, जिसे खुद थोड़ा रुककर, तलाश कर महसूस करने की ज़रूरत है? ये सोचने वाली बात है, वाकई। हेलो दोस्तों, फिर आज आपने सुना थाईलैंड के दो बहुत बेहतरीन जगह हैं, बैंकॉक और पटाया के बारे में। और भी कोई टूर पैकेजेस या कोई भी इन्फॉर्मेशन आप चाहते हैं तो बताइए, हम उस पर भी ऑडियो पॉडकास्ट बनाएंगे। ये इन्फॉर्मेशन एक इन्फॉर्मेशन के लिए है। थैंक यू वेरी मच। आपका दिन शुभ रहे।